हाय फ्रेंड्स, चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोग सीखे हैं रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कई तरह की होती है, उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन रासायनिक अभिक्रिया में किस तरह के रिएक्शन होते हैं और क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। रासायनिक अभिक्रिया का सबसे पहला एक टाइप लेते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया अब ये देखिए, संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन शब्द से बना हुआ है संयोजन अभिक्रिया, और संयोजन का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, यानी जुड़ जाना। तो इस तरह से इसके नाम के हिसाब से हम लोग देखें तो इसमें पदार्थों का इकट्ठा होना होता है, यानी कि ऐसे हम लोग कहेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक हो जाते हैं रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं संयोजन रासायनिक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। तो क्वेश्चन हो सकता है, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एकदम इजी है। जैसे देखिए, मान लीजिए ये एक पदार्थ है और ये भी एक पदार्थ है, दोनों मिलकर ये पदार्थ बनाता है। तो दो पदार्थ मिलकर एक ही पदार्थ बनाया, तो इसको हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो आप लोग याद कर सकते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। और इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिए, आपको जरूर संयोजन अभिक्रिया और जितने भी अभिक्रियाएं हैं सब के सब समझ में आ जाएंगी इस चैप्टर से संबंधित। चलिए देखिए, तो संयोजन अभिक्रिया का हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, एग्जाम में आप एग्जाम्पल लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया में देखिए, जैसे हो जाएगा C यानी कार्बन प्लस O2 इक्वल टू CO2। आपको इसके पिछले वीडियो में भी इसका एग्जाम्पल दिए हैं, दोनों वीडियो में, ठीक है। तो ये इजी टर्म है, तो इसको आप मतलब लिख सकते हैं इजी से, इसलिए इसको दे रहे हैं C प्लस O2 इक्वल टू CO2। यहाँ देखिए, C ये अलग पदार्थ है, ये अलग पदार्थ, इन दोनों को हम लोग अभिकारक कहते हैं। इसको बता चुके हैं, अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं। तो ये अलग है, ये अलग है, ये दोनों मिलकर यहाँ एक ही पदार्थ का निर्माण किए, तो इसको हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। उसी तरह से एक यहाँ देखिए, H2 और Cl2 इक्वल टू HCl। अब चूंकि संतुलित नहीं है, संतुलित करने के लिए यहाँ दो देंगे तो संतुलित होगा। संतुलित करने के लिए पिछले वीडियो में हम सीख चुके हैं कि रासायनिक समीकरण को किस तरह से संतुलित किया जाता है। तो ये हुआ हम लोगों का संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद आता है इसका विपरीत वियोजन अभिक्रिया, तो उसको देखिएगा। दो में है वियोजन, अभिक्रिया। तो संयोजन पढ़े हैं
कि पदार्थों का जुटना संयोजन कहलाता है। तो वियोजन का मतलब होता है वियोग होना यानी टूट जाना। तो कहेंगे पदार्थों का टूटना वियोजन अभिक्रिया है। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, एक ही पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो इसका डिफिनेशन लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक ही पदार्थ टूटकर बनाता है दो या दो से अधिक पदार्थ। जैसे मान लीजिए एक ही पदार्थ है, दो पदार्थ बना दिया, तो इसको हम लोग कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। जैसे देखिए H2O यानी जल, जब जल में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जल फिर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, तो इसको हम लोग कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पर ये संतुलित देख लेंगे है कि नहीं है समीकरण। तो H2 इधर H2 ठीक है, O इधर अकेला है, इधर O डबल है, इसलिए संतुलित नहीं है। तो संतुलित करने के लिए इधर ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 देना पड़ेगा। तो 2 देंगे जैसे वैसे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या हो गई, देखिए 2 दूना 4, लेकिन इधर कितने हुए 2, इसलिए अब यहाँ भी हम लोग क्या कर देंगे 2 दे देंगे, तो हाइड्रोजन परमाणु संतुलित हो जाएंगे। तो इधर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4, इधर भी 4, ऑक्सीजन इधर 2, तो ऑक्सीजन इधर 2, इसमें भी 2 है, 2 से गुना इसमें भी है और इसमें भी है। जो इसके पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं पर उनको देखिए प्लेलिस्ट में जाकर, उसके बाद इसको देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। तो ये हुआ वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद देखिए एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे सिल्वर क्लोराइड को हम लोग यदि धूप में रखते हैं यानी प्रकाश में, तो ये टूट जाता है सिल्वर में और क्लोरीन में। तो सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखने पर सिल्वर और क्लोरीन में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। तो इसको भी हम लोग कहेंगे वियोजन अभिक्रिया है। ये भी देख लेंगे संतुलित है कि नहीं। तो देखिए यहाँ क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन अकेला है, इसलिए इसको संतुलित करने के लिए यहाँ 2 देंगे। जैसे ही यहाँ 2 देंगे तो यहाँ हो गया, यहाँ Ag यानी चांदी की कितनी हो गई, 2 परमाणु हो गया, इधर अकेला है, इसको संतुलित करने के लिए यहाँ 2 देंगे, तो ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये है वियोजन अभिक्रिया। इसके पीछे हम लोग पढ़े रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया। तो इस तरह से 2 रासायनिक अभिक्रिया हम लोग कंप्लीट किए, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया और वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया वह है जिसमें एक ही पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाता है। इस तरह से दोनों को एक दूसरे के विपरीत रासायनिक अभिक्रिया भी हम लोग कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि संयोजन को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो इसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक ही पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाता है, इसलिए इन दोनों को एक दूसरे के विपरीत रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ एग्जाम्पल हम लोग दे देंगे दोनों में, तो बेहतर होगा और टोटल नंबर हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेट से बनाया गया है, फिर भी आप लोग यहाँ से भी तैयारी कीजिएगा तो आप लोग काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, और हमेशा चैनल पर बने रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करते रहिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े, और अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करते रहिए। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं अन्य रासायनिक अभिक्रियाओं को और कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
उसके बाद हम लोग देखते हैं 3 नंबर में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इन दोनों के बारे में अध्ययन करते हैं। अभी तक हम लोग संयोजन और वियोजन अभिक्रिया देखें, उसके बाद ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती है। तो कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है। ऊष्मा मुक्त होती का मतलब हुआ गर्मी पैदा होती है वहाँ पे, ठीक है, यानी कि वहाँ से ऊष्मा बाहर निकलता है। जैसे हम लोग पानी में चूना को डालते हैं तो आप लोग देखे होंगे उसमें से ऊष्मा बाहर निकलता है, तो इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो जिसमें ऊष्मा का निष्कासन हो रहा है उसको कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसी तरह से हम लोग जो किसी चीज़ को जलाते हैं तो वहाँ भी ऊष्मा का निष्कासन होता है, तो उसको भी हम लोग कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और इसके विपरीत ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी कहेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो, यानी ऊष्मा वहाँ सोख ली जाए, उसको कहा जाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे आप लोग देखे होंगे जब जल में फिटकिरी को डाला जाता है तो जल क्या होने लगता है, ठंडा होने लगता है, यानी इस तरह से यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो ऊष्मा के निष्कासन और अवशोषण पर रासायनिक अभिक्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसके बारे में देखते हैं। तो हम लेते हैं 3 नंबर में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तो ऊष्मा देखिए, क्षेपी शब्द का मतलब होता है बाहर निकलना और शोषी शब्द का मतलब होता है अंदर सोख लेना। ऊष्मा का मतलब गर्मी, यानी जिस रासायनिक अभिक्रिया में गर्मी बाहर निकलती हो उसको हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसको हम लोग परिभाषित करेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निष्कासन हो, यानी ऊष्मा बाहर निकलती हो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें ऊष्मा बाहर निकलता होगा उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे देखिए हम लोग मीथेन को जब जलाते हैं वायु की उपस्थिति में, यानी मीथेन जब जलता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, धुआं निकलता है और जलवाष्प बनता है, ठीक है। फिर देखिए मीथेन को यानी CH4 जब वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो बनता है CO2 और H2O यानी जलवाष्प। और उसके बाद में गर्मी होती है, गर्मी पैदा होती है, यानी ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा जिसमें पैदा होती है उसको हम लोग यहाँ पर ऊर्जा लिख देते हैं, ठीक है। तो यानी गर्मी बाहर आ रही है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में होता है ऊष्मा का बाहर निकलना। अभी इसको देख लेंगे संतुलित है या नहीं। तो इधर जो CH4 में कार्बन अकेला है, इधर कार्बन CO2 में कार्बन अकेला है, इधर हाइड्रोजन देखिए 4 हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हुई 2। तो इसको पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे 2 दे देंगे। पिछले वीडियो में इसको बताया गया कैसे किया जाता है। तो 2 दूना कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया 4 और इधर हाइड्रोजन 4, तो कार्बन और हाइड्रोजन संतुलित हो गए। इसके बाद ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर कितना ऑक्सीजन हुआ 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, इससे दोनों में गुना है तो दोनों में, तो 2 और 2 4 हुआ, लेकिन इधर कितना है 2 ही है, इसलिए इसको संतुलित करने के लिए यहाँ कितना देना पड़ेगा 2, तो ये संतुलित हो गया। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुआ। एक और देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन के अणु जब ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में टूटते हैं
उस स्थिति में हम लोग ऊर्जा मुक्त होती है और ऊष्मा भी वहाँ निकलता है। इस अभिक्रिया को भी हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी कहेंगे कि श्वसन क्रिया हम लोग करते हैं ना, तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो कहेंगे जिस प्रकार ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निष्कासित होता है, ठीक उसी प्रकार श्वसन अभिक्रिया में भी ऊष्मा का निष्कासन होता है। इसलिए श्वसन को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और श्वसन के लिए जैसे देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन लिखते हैं। श्वसन अभिक्रिया में क्या चीज टूटता है? ग्लूकोज। ठीक है, उसमें ग्लूकोज टूटता है और ऊष्मा बाहर निकलती है। तो ग्लूकोज का रासायनिक फॉर्मूला आप लोग पता होगा, क्या होता है? C6H12O6। थोड़ा सा इधर से लिखेंगे, C6H12O6। और ये किसकी उपस्थिति में टूटता है? H2O और O2। तो ये बनाता है, क्या चीज बनाता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर जलवाष्प भी बनाता है और ऊर्जा बाहर निकलती है। तो ये भी एक क्या हुआ? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुआ। अब इसको संतुलित कर लेंगे। तो इधर कार्बन देखिए कितना है, इधर कार्बन संख्या 6 है और इधर कार्बन संख्या एक ही है। ठीक है, तो संतुलित करने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा? 6 देना पड़ेगा। तो कार्बन देखिए संतुलित हो गया इधर। अब इधर देखते हैं ऑक्सीजन कितने हैं। तो ऑक्सीजन इधर 6 और यहाँ 1 है 7 और 2 9। और यहाँ देख रहे हैं 6 दूना 12 ऑक्सीजन हुआ और 1 13 हुआ। तो ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। उसके बाद हाइड्रोजन देखिए, और हाइड्रोजन को देखिएगा, हाइड्रोजन इधर 12 है और इधर 2 है और इधर 12 तो 14 हुए और इधर कितने हैं? 2 ही हैं। तो संतुलित नहीं है। इसको संतुलित करने के लिए हम लोग यहाँ अगर मान लीजिए इसको यहाँ 6 दे देते हैं और यहाँ 6 दे देते हैं, तो देखिए इसको थोड़ा टॉप है, इसको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आप लोग सोचिएगा उतना हिसाब से, अभी इस तरह से वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितने हुए? 6 दूना 12 और 12 24 हो गए हाइड्रोजन। और इधर देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ अगर 12 दे देंगे तो 12 दूना हाइड्रोजन कितने हो गए? 24। 12 दूना 24 हाइड्रोजन हो गए और इधर भी हाइड्रोजन 24। इधर कार्बन देखिए, कार्बन यहाँ 6 है और इधर भी कार्बन कितने हुए? 6। उसके बाद हाइड्रोजन देखिए 12 और 6 दूना 12, 12 12 24, तो इधर हाइड्रोजन 24। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन देखिए 6 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है, 6 और 6 12, और फिर यहाँ देखिए 6 दूना 12, तो 12 12 24 हाइड्रोजन ऑक्सीजन इधर हुई। तो इधर ऑक्सीजन देखिए 6 दूना 12 और 12 एकम 12, तो 12 12 24, यानी ये इस तरह से ये संतुलित हो गया। तो आप लोग संतुलित इसको करने के लिए थोड़ा सा, ये काफ़ी टॉप है, एग्जाम में ज़्यादा करके इसको पूछता है। ये रासायनिक प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भी यही इक्वेशन देता है। ठीक है, तो इसको संतुलित करने के लिए हम लोग यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ 6 और यहाँ 12 आप लोग याद कर लीजिएगा, तो ये जाकर संतुलित हो जाएगा। तो ये हुआ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया 3 नंबर में हम लोग देखें। उसके बाद देखेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या है? विपरीत है। इसमें ऊष्मा का निष्कासन होता है, उसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो कहेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इस चैनल पर आप लोग 10th क्लास के सभी सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोड अवेलेबल कराए जाएंगे। आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा
और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि मेरा भी मनोबल क्या होगा, बढ़ेगा। चलिए देखिए, तो उष्मा से शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, अभी शुरू हुआ है वीडियो का बनना, कुछ प्रॉब्लम्स के कारण वीडियो नहीं तैयार हो रहे थे, लेकिन अब पर डे वीडियो अपलोड किए जाएंगे, पर डे वीडियो तैयार होंगे। अब थोड़ा सा हम लोग रफ्तार से चलेंगे ताकि हम लोग सिलेबस पकड़ में आ जाए, ठीक है। जैसे देखिए, इसमें N2 प्लस O2 इक्वल टू NO, तो ये जो है एक तरह का ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। यानी नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है, एक तरह का ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ऊष्मा का इसमें निष्कासन होता है, तो हम लोग यहाँ माइनस ऊष्मा इस तरह से दे सकते हैं। तो इसको संतुलित करेंगे तो 2 यहाँ दे देंगे तो संतुलित हो गया। उसके बाद देखिए एक और एग्जाम्पल लिखिए, N2 प्लस I2, तो ये बनाता है 2NI। ये भी I से आयोडीन है, तो ये भी एक क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो इस तरह से हम लोग देखें ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो यहाँ भी एक सवाल क्रिएट होता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो कहेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो ऊष्मा शोषी है, जिसमें ऊष्मा का निष्कासन हो वो क्या है, ऊष्माक्षेपी है। इसलिए इसको हम लोग कहेंगे एक दूसरे के विपरीत रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये 4 नंबर था। अगला देखते हैं 5 नंबर में विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग एकल विस्थापन भी कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए, विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहिए, दोनों एक ही बात है। और विस्थापन अभिक्रिया क्या है, ठीक है। तो विस्थापन का मतलब होता है हट जाना, कहीं से किसी जगह से यदि कोई वस्तु हट जाती है तो कहेंगे वो वस्तु क्या हो गई, विस्थापित हो गई। तो इसी तरह का यहाँ पर इस रिएक्शन में कुछ घटना होती है, इसलिए इसको हम लोग नाम देते हैं विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया। बहुत कोई इस टॉपिक को पढ़ चुका होगा, ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ चुके होंगे, लेकिन इतना मज़ेदार तरीका से और इतना बेहतरीन तरीका से इस टॉपिक को अभी समझाया जाएगा, आप लोग नहीं समझे होंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग सक्रियता श्रेणी को देखते हैं। और सक्रियता श्रेणी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है 3rd लेसन का, धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, जो चैप्टर है, चैप्टर 3 है, उसका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी को थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे। ये देखिए क्या है, तो किया गया है कि धातुओं को उनकी घटती हुई क्रियाशीलता, यानी कुछ धातुएं काफ़ी क्रियाशील होते हैं तो कुछ धातुएं कम क्रियाशील होते हैं, ठीक है। कुछ धातु बहुत जल्दी से अभिक्रिया कर लेते हैं तो कुछ बहुत धीमी गति से अभिक्रिया करते हैं, तो कुछ धातु अभिक्रिया करते ही नहीं हैं। इस तरह से धातुओं के अभिक्रिया करने की शक्ति के आधार पर, यानी कौन धातु कितना जल्दी से अभिक्रिया करता है, उसको हम लोग उसकी रिएक्शन की कैपेसिटी कहते हैं। तो धातुओं को क्रियाशीलता, यानी कितना क्रियाशील है, उसके आधार पर उन्हें उदग्र स्तंभ में सजाया गया है घटती हुई क्रियाशीलता के आधार पर। यानी कि जो धातु ज़्यादा क्रियाशील है उनको ऊपर रखा गया है, उसके बाद उससे कम क्रियाशील धातु को उससे नीचे रखा गया है, उससे कम क्रियाशील धातु को उससे नीचे रखा गया है। उसी तरह से जितने भी कम क्रियाशील धातु हैं सबको नीचे
लाया गया है। इसी श्रेणी को हम लोग कहते हैं सक्रियता श्रेणी। यानी धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर घटती हुई क्रम में उदग्र स्तंभ में सजाया गया है, उसको हम लोग कहते हैं सक्रियता श्रेणी। ठीक है, जैसे देखिए, तो सक्रियता श्रेणी आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए। सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी की जो धातु है सबसे ऊपर आता है पोटेशियम, यानी काफी क्रियाशील धातु है। उसके बाद आता है सोडियम, पोटेशियम के बाद सोडियम। उसके बाद आता है कैल्शियम, उसके बाद आता है मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आता है आयरन, उसके बाद लेड, उसके बाद आता है हाइड्रोजन, उसके बाद आता है कॉपर, उसके बाद पारा, उसके बाद चांदी, उसके बाद गोल्ड, गोल्ड मीन्स सोना, उसके बाद प्लेटिनम। ठीक है, यानी ये जो है इनकी क्रियाशीलता इस तरह से घटती आई हुई है। तो कहेंगे धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर, ठीक है, उदग्र स्तंभ में घटती हुई क्रम में सजाया गया है। इसी को हम लोग कहते हैं सक्रियता श्रेणी। यानी सक्रियता श्रेणी के यहाँ डिफिनेशन लिखते हैं, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। सक्रियता श्रेणी क्या है? तो धातुओं को उनकी घटती हुई क्रियाशीलता के आधार पर उदग्र स्तंभ में सजाया गया है, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो ये हुए सक्रियता श्रेणी के तत्व। इसमें इनकी खासियत ये है कि ये जो ऊपर वाला जो तत्व है वो अपने से नीचे वाले तत्व से अधिक सक्रिय होगा। तो कहें कि कैल्शियम में और जिंक में कौन ज्यादा क्रियाशील है, तो आंसर होगा इसका कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम इसमें क्या है, ऊपर है। इस तरह से ये जितने भी धातु है एक दूसरे से ऊपर है, तो ऊपर वाला नीचे वाले की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग समझ रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए। हम लोग मेन टॉपिक ये है और बीच में इसको समझने के लिए बीच में इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पोटेशियम, इसको हम लोग के कहते हैं, सोडियम को Na, कैल्शियम को Ca, मैग्नीशियम को Mg, एल्युमिनियम को Al, जिंक को Zn, आयरन को Fe, उसके बाद लेड को Pb, हाइड्रोजन को H, कॉपर को Cu, पारा को Hg, चांदी को Ag, गोल्ड को Au और प्लेटिनम को Pt। ठीक है, इस तरह से धातुओं को उनकी घटती हुई क्रियाशीलता के आधार पर उदग्र स्तंभ में सजाया गया है और इसको हम लोग कहते हैं सक्रियता श्रेणी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों को ये जो है क्रम से याद करना पड़ेगा, यानी कौन ऊपर है, कौन उसके नीचे है, कौन उसके नीचे है, कौन उसके नीचे है, कौन सबसे नीचे है, ये आप लोगों को क्रम से याद करना पड़ेगा। तभी ना पता चलेगा कि मैग्नीशियम ऊपर है कि एल्युमिनियम नीचे है। और दोनों में कोई पूछ लेगा मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में कौन ज्यादा क्रियाशील है, यानी कौन ज्यादा अभिक्रिया करता है, तो हम लोग का आंसर होगा मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम एल्युमिनियम से क्या है, ऊपर है। तो आप लोगों को भी इस तरह से याद होना चाहिए क्या चीज,
घटती हुई क्रियाशीलता में एकदम बारी बारी से, यानी इसके नीचे ये अब ये नहीं कि पोटेशियम का डायरेक्ट मैग्नीशियम बोलिए उसके बाद सोडियम बोलिए तो नहीं हो पाएगा, इस तरह से याद करने से नहीं होगा। तो चलिए इसको याद करने के लिए एक हम ट्रिक बता रहे हैं, आप उसके हिसाब से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद में देखिए। इसको याद करने के लिए सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं हम लोग, इसके जितने भी पहला अक्षर है जो जहाँ से शुरू हुआ है उसी को हम लोग लेकर शब्द बना लेते हैं। तो देखो इस तरह से शब्द बनाएंगे तो हो जाएगा पोषोकैमय, इससे 4 गो शब्द बना, ठीक है। यानी 4 को हम लोग याद करेंगे। पोषोकैमय से पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। उसके बाद देखिए एजिन आलेहा, एजी आलेहा, तो इससे बना एजी आलेहा से पोटेशियम, पोषोकैमय एजी आलेहा, यानी एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और हाइड्रोजन। तो इससे हम लोग को याद हुआ एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और हाइड्रोजन। तो पोषोकैमय एजी आलेहा, और उसके बाद एक और सब याद करेंगे कापा चांगो, ठीक है। कापा चांगो से हम लोग याद करेंगे कॉपर, पारा, चांदी, गोल्ड और प्लेटिनम। इस तरह से मात्र 3 शब्द याद करेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा होगा, पोषोकैमय एजी आलेहा और कापा चांगो, तो हम लोग को याद हो जाएगा। और इसे याद करने से काफी फायदा है। देखिए सबसे पहले तो सब्जेक्टिव में पूछता है कि सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। दूसरा चीज इस सब्जेक्टिव बनाए और ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन बनाता है कि पोटेशियम और कैल्शियम में कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक है। तो पोटेशियम और कैल्शियम हम लोग देख रहे हैं कि पोटेशियम जो है इस सक्रियता श्रेणी में ऊपर आता है, किससे, कैल्शियम से, इसलिए कहेंगे कैल्शियम की अपेक्षा पोटेशियम अधिक क्रियाशील है। उसी तरह से यहाँ पर दे दिया कि जिंक, मैग्नीशियम और सोडियम में कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है, तो हम लोग का आंसर होगा जिंक। जो जितना ही नीचे है वो उतना ही कम क्रियाशील धातु है, ठीक है। तो चलिए ये जब क्लियर हो गया, उसके बाद में अब हम लोग समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो 1 नंबर देखिए पहले विस्थापन अभिक्रिया, इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट या केवल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यानी विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन जिसको बोला जाता है। एकल विस्थापन बोलिए या विस्थापन बोलिए। अब इसमें देखिए क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई अधिक सक्रिय तत्व किसी कम सक्रिय तत्व को उसकी यौगिक से क्या करता है, विस्थापित करता है, यानी हटा देता है, ठीक है। जैसे देखिए जैसे यहाँ देखिएगा, अगर मान लीजिए कि जिंक जो है, जिंक के एक टुकड़ा को फेरस सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, ठीक है। यानी जिंक अभिक्रिया करता है किससे, फेरस सल्फेट से। तो जब जिंक फेरस सल्फेट से अभिक्रिया करेगा तो इसमें देखिए ये जो तत्व है जिंक और फेरस, इन दोनों में कौन अधिक क्रियाशील है, तो इसमें देख रहे हैं तो जिंक है फेरस से अधिक क्रियाशील। ये क्या कर देगा, इसको यहाँ से विस्थापित कर देगा और विस्थापित करने के बाद में खुद उसका स्थान ले लेगा। तो ये जब रिएक्ट करेगा इससे तो बनाएगा ZnSO4 प्लस Fe, यानी Fe को अलग कर देगा और जिंक फेरस सल्फेट की जगह पर क्या बनाएगा, ZnSO4। तो ये हो गया एक तरह का विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। उसी तरह से देखिए मान लीजिए यहाँ मैग्नीशियम जो है ये रिएक्ट कर रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड से, AlCl3 से
रिएक्ट कर रहा है। तो इसमें देखिए तत्व ये जो है और ये दोनों धातु है, तो इन दोनों में कौन अधिक क्रियाशील है? मैग्नीशियम है और एल्युमिनियम है। तो यहाँ सक्रियता श्रेणी में हम लोग देख रहे हैं तो ये मैग्नीशियम एल्युमिनियम की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, इसको यहाँ से रिप्लेस कर देगा, यानी एल्युमिनियम को उसके जगह से हटाकर खुद उसका स्थान लेगा। तो ये बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 और प्लस ये एल्युमिनियम इधर बाहर हो जाएगा तो ये एल अलग हो जाएगा। तो ये बनाया मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम। तो ये दोनों जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं इसको हम लोग कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए विस्थापन अभिक्रिया का डिफिनेशन यहाँ लिखते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कर लेता है उसे विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिससे आप लोगों के सामने यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया गया है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद देखिएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में नाम से ही स्पष्ट है, द्वि यानी दो, विस्थापन यानी विस्थापन की अभिक्रिया। मतलब यह है कि जब विस्थापन की क्रिया दो जगह होती है तो उसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और विस्थापन अभिक्रिया में देखे हैं कि एक कोई सक्रिय तत्व किसी कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके उसका स्थान बदल लेता है। और यहाँ दो जगह विस्थापन अभिक्रिया जब होती है तो उसको हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखिए सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से जब रिएक्शन करता है तो सिल्वर क्लोराइड बनाता है और सोडियम नाइट्रेट हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाता है। यहाँ देख रहे हैं ये इसको विस्थापित किया और क्या बना दिया, देखिए Na जो है Ag को विस्थापित कर दिया और जाके इसके जगह पर ये आ गया तो ये बनाया NaNO3 यानी यहाँ आ गया है। और ये क्या किया है तो ये जो है इसको विस्थापित करके और कहाँ चला गया है, देखिए यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ दो जगह विस्थापन की अभिक्रिया हो रही है। ऐसे भी हम लोग ये भी देख रहे हैं कि यहाँ आयनों का अदला बदली भी हो रहा है, आदान प्रदान। एक आयन दूसरे के साथ में जा रहा है और दूसरा का आयन पहले वाले के साथ आ रहा है। तो इस डिफिनेशन को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो यानी आयनों का अदला बदली हो उसको हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, BaCl2 बेरियम क्लोराइड और बेरियम यहाँ देखिए BaCl2 और
ये जब अभिक्रिया करता है सोडियम सल्फेट से Na2SO4 से, ये बनाता है। देखिए अब इस सोडियम का स्थान ये Ba ले लेगा तो सोडियम लड़का साइलेंट रहो, तो इसके जगह पर ये आएगा तो बनाएगा BaSO4 प्लस NaCl। इस तरह से ये दोनों के दोनों द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल हुए। तो इसका डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम लोग उभय विस्थापन भी कहते हैं, उभय विस्थापन। ठीक है, जैसे ये हो जाएगा अब लोग का एग्जाम्पल, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हुआ, इसको नोट कीजिएगा। इसके अलावा हम लोग को उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया इत्यादि तरह की अभिक्रिया अभी कुछ बाकी है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इतना आप लोग कंप्लीट कीजिए।